अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जब आमिर 14 बरस का था तो एक हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसका कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए वह अकेला रह गया। उस वक्त वो 8वीं जमात का तालिब इल्म था, मगर वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद था। अपने वालिदैन के अचानक मौत से वो बहुत सख्ते में आ गया। उसके वालिद की जायदाद काफ़ी थी, उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी ना था, इसलिए उसको ज़िंदगी गुजारने में कोई मसला दरपेश नहीं था। और उसके वालिद के बहुत से वफ़ादार मुलाजिम मौजूद थे जो आमिर का ख़्याल रखते। जब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वालिदैन के दुख से बाहर आया तो उसने अपनी तालीम का सिलसिला जारी किया। वो घर में मुलाज़िमों के साथ अकेला रहता था, मुलाज़िमों से ज़्यादा बात नहीं करता था। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया और अब वो जवान भी हो चुका था। और एक दिन उसके मुंशी रहमत अली ने उसको बताया कि आमिर साहब, आपकी ज़मीनों पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और वो छोड़ने पर नहीं आ रहे, तो आप हमें बताएं कि हम क्या करें। उस वक्त आमिर की उम्र 20 बरस थी और वो कॉलेज में पढ़ता था। इस बात ने आमिर को बहुत परेशान किया। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जा सकता है। इसका कोई जानने वाला भी नहीं था जो इसकी मदद कर सके, और वो किसी से ज़्यादा बात करने का आदी भी नहीं था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। तो उसने मुंशी रहमत अली से कहा, वो कौन लोग हैं? तो रहमत अली ने कहा, साहब, आपकी ज़मीन के साथ ही उनकी ज़मीन है और वो बहुत ही बाअसर लोग हैं। तो आमिर ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मुंशी रहमत अली ने कहा, नहीं, आपका मिलना अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो आमिर ने कहा, जो होगा मैं देख लूँगा, तुम उनसे कहो कि आमिर साहब मिलना चाहते हैं। रहमत अली ने भी आमिर के हुक्म की तामील की और जाकर उस ज़मींदार, जिसका नाम सेठ आरिफ था, कहा, हमारे मालिक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो सेठ आरिफ मिलने पर राज़ी हो गया और मुंशी रहमत अली से कहा, शाम को अपने साहब को मेरे पास ले आना। तो मुंशी रहमत अली ने आकर आमिर को बताया कि हमने शाम को सेठ आरिफ को मिलने जाना है, अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदों का इंतज़ाम कर लूँ। सेठ आरिफ बहुत ख़तरनाक शख्स है। तो उस पर आमिर हंस पड़ा और बोला, रहमत अली, तुम क्यों फ़िक्र करते हो। और शाम होते ही आमिर और मुंशी सेठ आरिफ के पास चले गए। तो सेठ आरिफ बहुत खुशी से उनका इस्तकबाल किया और इसका ये रवैया देखकर आमिर को यकीन ही ना हुआ कि ये वही शख्स है जिसने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। आमिर ने बात शुरू की और बोला, सेठ साहब, आप जानते ही हैं कि हम आपसे किस लिए मिलने आए हैं। तो सेठ आरिफ ने, जो कि पहले ही आमिर से बहुत मुतासिर हो चुका था, बोला, हाँ बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो। तो आमिर ने कहा, सेठ साहब, हमारी ज़मीन हमें वापस कर दें। तो उस पर सेठ आरिफ ने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुमको इसकी कीमत दे सकता हूँ। तो आमिर ने मुंशी की तरफ देखा और कहा कि चलें, आप मुझे उनकी कीमत ही दे दें। तो सेठ आरिफ ने कहा, अक्लमंद मालूम होते हो। आमिर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस हंस दिया। अगले ही दिन आमिर ने अपनी सारी ज़मीन सेठ आरिफ के नाम कर दी और ज़मीन की कीमत ले ली। क्योंकि सेठ आरिफ आमिर से पहले ही काफ़ी मुतासिर हो चुका था, इसलिए उसको ज़मीन की अच्छी खासी कीमत दे दी। आमिर ने अपनी रकम ली और अपना घर भी बेचकर वहाँ से लाहौर जाकर एक फ़्लैट ख़रीदा और बाकी सारी रकम बैंक में जमा करा दी। इस फ्लैट में अकेला ही रहने लगा। फ्लैट बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उसको वहाँ रहकर बहुत अच्छा महसूस होता। बचपन से अकेला रहने की वजह से तन्हाई पसंद हो चुका था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती रही और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसको एक दफ़्तर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसने वह नौकरी शुरू कर दी। वो अकेला ही रहता था, मगर वो खुश था। अब उसकी उम्र 30 बरस हो चुकी थी। उसने कभी भी शादी का नहीं सोचा था। उसके दफ़्तर में उसके काफ़ी जानने वाले भी बन गए थे और अक्सर आमिर को शादी का भी कहा करते थे, मगर आमिर उनकी बात पर गौर नहीं करता था। कुछ तो आमिर को कहते थे, शायद तूने मोहब्बत में धोखा खाया है। तो उस पर आमिर उनको जवाब देता कि मैं तो मोहब्बत नाम के लफ्ज़ से आशना ही नहीं हूँ। उसके दफ़्तर में लड़कियाँ भी काम करती थी, मगर आमिर क्योंकि शरीफ था, इसलिए उसने कभी कोई फजूल बात ही नहीं की थी। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम आमना था, वो आमिर को पसंद करने लगी थी, मगर आमिर को इस बात का इल्म न था। शायद दफ्तर में सभी को इस बात का पता था कि आमना आमिर को पसंद करती हैं, मगर एक आमिर ही ऐसा था जिसको इस बात का इल्म न था। आमिर बहुत ही तन्हाई पसंद और अपने अंदर गुम रहने वाला शख्स था। उसको किसी दूसरे की बात से कोई मतलब नहीं था, मगर एक दिन हिम्मत करके आमना ने आमिर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो उस पर आमिर को इनकार करने की कोई वजह
معلوم نہیں ہوتی تھی کیونکہ آمنہ خوبصورت بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی اور بھی کوئی کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی عامر نے ایک دن کا وقت مانگا اور اس گھر جا کر بہت سوچا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اب تو وہ تنہائی پسند ہو چکا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا کہ وہ شادی کر لیتا ہے تو اس سے ہرگز برداشت نہ ہوگا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات کرے۔ اسے یہ بھی سوچا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا غلط فہمی پال لیتا ہے، وہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اور آمنہ ہر مرد سے خوش ہو کر بات کرنے والی لڑکی ہے اور اسے یہ برداشت نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس نے انکار نہ کیا اور ایک ہفتے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ عامر اور آمنہ دونوں ہی بہت خوش تھے اور کچھ ہی عرصے بعد عامر کو الجھن ہونے لگی کیونکہ وہ تنہائی پسند ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا تھا کہ تنہائی ہونا بھی ایک بیماری ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر عامر کی یہ الجھن بڑھتی گئی۔ جب کبھی آمنہ کسی دوسرے مرد سے خوش ہو کر بات کرتی تو عامر اندر ہی اندر پاگل ہو جاتا، مگر آمنہ کو کچھ نہ کہتا۔ اس کے اس پاگل پن کی حد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دن آمنہ کو اپنی کسی دوست کی شادی پر جانا تھا تو اس نے عامر کو ساتھ چلنے کو کہا، مگر عامر کے ذہن میں آیا کہ وہاں پر آمنہ اپنے دوستوں سے خوش ہو کر بات کریں گی جو اس سے برداشت نہ ہوگا، اس لیے اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آمنہ کو بھیج دیا۔ جب وہ چلی گئی تو عامر کے ذہن میں پھر آنے لگا کہ آمنہ وہاں کیا کر رہی ہوگی، کسی سے خوش ہو کر بات کر رہی ہوگی، اور اس کے دماغ میں عجیب خیالات آنے لگے اور کچھ ہی دیر میں آمنہ گھر واپس آ گئی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ اس چابی کے ساتھ کھولا جو وہ ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے سارے فرش پر لال رنگ دیکھا جو کہ عامر کا خون تھا اور آگے ہی عامر کی لاش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر آمنہ نے چیخ مار دی۔ اللہ حافظ۔